channel Clean Trail. It's an advanced training program on clinical trial management and pharmacovigilance. इस वीडियो में मैं आपको ICH GCP गाइडलाइंस के हिसाब से जो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ की जाती है वो बताऊंगी. Basic terminology according to ICH GCP. I hope that you all know that what is ICH and what is GCP. अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. ICH is International Council of Harmonization and GCP is the Good Clinical Practices. So GCP comes under the ICH. First terminology is the adverse drug reaction. All the noxious and unintended responses to a medicinal product related to any dose should be considered adverse drug reaction. क्या होता है कि जब भी हम कोई दवाई खाते हैं जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की गई है, चाहे हम डॉक्टर की सलाह से खाएं या चाहे हम डॉक्टर की बिना सलाह के खाएं, अगर हम डॉक्टर की सलाह से खा रहे हैं और तब हमें कोई भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो भी वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा. और हम डॉक्टर की सलाह से नहीं खाते हैं और उसके बाद भी हमें कोई एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलता है तो वो भी एडवर्स. मतलब सिंपल ये है कि एक साइड इफ़ेक्ट जब हम दवाई खाने के बाद देखते हैं उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं. सेकेंड है एडवर्स इवेंट. Adverse event is any unfavorable and unintended sign, including an abnormal laboratory findings, symptoms, or disease temporarily associated with the use of medicinal product. देखिए, एडवर्स इवेंट जब ट्रायल चल रहा होता है तब होता है. जब ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का या किसी भी मेडिसिन का, हम पेशेंट या सब्जेक्ट को वो वैक्सीन या मेडिसिन देते हैं और उसके बाद कुछ टाइम बाद उस पेशेंट को उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है अगर, तो वो एडवर्स इवेंट होता है. थर्ड इज एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इज एनी लॉ एंड रेगुलेशन एड्रेसिंग द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट. सो जब भी हम इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है. इसमें मेडिसिन भी हो सकती है कोई, या कोई टैबलेट हो सकती है, या फिर कोई इंजेक्शन या वैक्सीन हो सकता है. इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट हम ट्रायल किसका कर रहे हैं, ठीक है. तो ट्रायल करते टाइम जब भी हमें जो लॉ और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. फिफ्थ is approval. Approval, the affirmative decision of IRB that the clinical trial has been reviewed and may be conducted at the institution's site within the constraints set forth by IRB institution, good clinical practice and applicable regulatory requirement. जितने भी constraint किसी भी हाई अथॉरिटी ने सेट किए हैं, हमें क्लिनिकल ट्रायल उन्हीं कॉन्स्ट्रेंट के दायरे में रह के करना पड़ता है. और अगर हम उस कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करके या उन कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते हैं ट्रायल में, तो हमें ट्रायल का लिए अप्रूवल नहीं मिल पाएगा. तो ये ज़रूरी है अप्रूवल लेने के लिए, हाँ, कि हम प्रोटोकॉल फॉलो करें, हम GCP कंप्लायंसेस फॉलो करें. Audit, a systematic and independent examination of trial-related activities and documents to determine whether the evaluated trial-related activities were conducted and the data were recorded, analyzed, and accurately reported according to the protocol, sponsor standard operating procedures, and the good clinical practice and the applicable regulatory requirement. Auditing, just to check, just to examine. हम एग्जामिन करते हैं अथॉरिटी, कुछ ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो आते हैं ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, हमारी चीज़ों, सारी ट्रायल रिलेटेड एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि सारा डाटा, हर चीज़, ट्रायल्स कंडक्ट भी किया गया है, ट्रायल जो है रिकॉर्ड भी किया गया होगा, जो जितना भी डेटा हमने रिकॉर्ड किया है वो सही मैनर में किया है या नहीं किया है. ये होता है ऑडिट. उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यहाँ पे ऑडिट हो चुका है, एक डिक्लेरेशन ऑफ कन्फर्मेशन बाय द ऑडिटर दैट ऑडिट हैज़ टेकन प्लेस इज ऑडिट सर्टिफिकेट. देन ऑडिट रिपोर्ट, रिटन इवैल्यूएशन बाय स्पॉन्सर ऑडिटर ऑफ द रिजल्ट ऑडिट. सो
ऑडिट रिपोर्ट होता है कि एक बस एक इवेल्युएशन, रिटन इवेल्युएशन दे दिया जाता है कि हाँ, एक रिपोर्ट बना के दे दी जाती है कि यस ऑडिट हो चुकी है। फिर ऑडिट ट्रेल क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन दैट अलाउ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट। देन ब्लाइंडिंग एंड मास्किंग, a procedure in which one or more parties to the trial are kept unaware of the treatment assignment. Single blinding, subject unaware; double blinding, subject, investigator, monitor, data analyst are unaware. तो सिंगल ब्लाइंडिंग और मास्किंग क्या होता है? बेसिकली जब भी ट्रायल होता है, कई बार ये होता है कि किसी भी बंदे को पता नहीं होता है, जो भी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी को भी नहीं पता होता है कि हम किस इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, कौन सा इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट पे ट्रायल कर रहे हैं। और जो बंदा, जो भी सब्जेक्ट है हमारा, उसको भी नहीं पता होता है कभी कभी कि ट्रायल हो किस चीज़ का रहा है। मतलब वैक्सीन है, लेकिन क्या कंपोनेंट है, क्या नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं पता होती कि क्या क्या है बेसिकली। सो ये है, सिंगल ब्लाइंडिंग में होता है कि सब्जेक्ट अनअवेयर होता है, और डबल ब्लाइंडिंग में हर कोई अनअवेयर होगा। Then case report form, a printed optical or electronic document designed to record all of the protocol required information to be reported to the sponsor on each trial subject. केस रिपोर्ट फॉर्म होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जब आप ट्रायल कर रहे होते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो होता क्या है, हमें हर ट्रायल से रिलेटेड हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते रहना पड़ता है। ये काम जो होता है हमें स्पॉन्सर को सबमिट करना पड़ता है। जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट है, उसका ट्रायल ख़त्म हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो ये रिपोर्ट जो होती है वो होती है केस रिपोर्ट फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि सब्जेक्ट हर एक एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड की जाती है सब्जेक्ट में। Then clinical trial study, an investigation in human subject intended to discover or verify the clinical, pharmacological, pharmacodynamic effect of investigational product, to identify the adverse reaction of investigational product, to study absorption, excretion, metabolism, distribution and safety. So basically क्लिनिकल ट्रायल एक इन्वेस्टिगेशन है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो भी हम जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है उसका फार्माकोडायनामिक, उसका फार्माकोकाइनेटिक इफ़ेक्ट क्या है बॉडी पर, इंसान ह्यूमंस की बॉडी पर उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, और वो किस तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट जो भी है वो एक्सक्रीट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और वो प्रोडक्ट कितना सेफ है। ये सारी चीज़ों के हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल और स्टडी। Then study report, a written description of trial study of any therapeutic, prophylactic or diagnostic agent. कोई भी थेरेपेटिक लाइक मेडिसिन या कोई भी डायग्नोस्टिक एजेंट है, लाइक, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डायग्नोस भी करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं या कोई वैक्सीन यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं इन कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट। सो पूरा एक ट्रायल जो हम कर रहे हैं उसका एक पूरा रिटन डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और उसे बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल स्टडी रिपोर्ट। इन कंपैरेटर एन इन्वेस्टिगेशनल और मार्क प्रोडक्ट और मार्केटेड प्रोडक्ट और प्लेसिबो यूज्ड एज अ रेफरेंस इन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले एक्चुअल इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हम पेशेंट को प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि पेशेंट को उसकी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी ये होता है कि आपके कहीं हेडेक है या कहीं पे भी बॉडी में पेन है और आप कोई मेडिसिन लेते हैं जो कि पेन के लिए नहीं है, जो विच इज़ नॉट पेन किलर, ओके। लेकिन आपने उस मेडिसिन को लिया, आपको ये फील हुआ कि आपका दर्द जो है वो कम हो गया है या चला गया है। ये होती है पेशेंट की साइकोलॉजी। सो
We gave placebo just to check the psychology of patient and इसी को हम कंपैरेटर बोलते हैं. कंप्लायंस, जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो कुछ हमें प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं और ये प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेटरी अथॉरिटी सेट करती है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस स्टैंडर्ड्स स्पॉन्सर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है, तो इन सारे ट्रायल्स जितने भी ट्रायल्स हैं इनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है, हमें प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है. इसी पूरी प्रोसेस को वो हम बोलते हैं कंप्लायंस. कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्लोजर टू अदर देन ऑथराइज्ड इंडिविजुअल. क्या होता है कि कुछ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल के अलावा कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं छू सकता, ना ही खोल सकता है. दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम ट्रायल कर रहे होते हैं या ट्रायल करने से पहले ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं रखेंगे और हम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखेंगे. पेशेंट को भी होता है कि हाँ मेरी आइडेंटिटी किसी को ना पता चले कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट हूँ, एज ए वॉलेंटियर हूँ यहाँ पर. सो इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी. मतलब बिन और केवल ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स को ही उस चीज़ के बारे में पता होगा जो चीज़ें हो रही. ट्रायल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी फ्रॉम द बिगनिंग till the end and after the completion of trial also हम नहीं बता सकते कि हम किस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, हम कौन सी मेथड्स और प्रोसीजर्स को यूज़ कर रहे हैं. तो इसी को बोलते हैं कौन. हर चीज़ जो होती है ट्रायल की स्टार्ट से लेके और ट्रायल ख़त्म होने के बाद तक, हम ट्रायल ख़त्म होने तक हम नहीं बताते हैं कि कि हम किस चीज़ के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं. तो जब इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं और ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, आपस में ही रहती है. सिर्फ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जो ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मॉनिटर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स हैं. तो ये ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं. सिर्फ इन्हें ही अधिकार है ट्रायल के बारे में जानने का, एक्टिविटीज़ के बारे में जानने का. इसके अलावा कोई भी इन चीज़ों को नहीं जान सकता. उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट. अ रिटन डेटेड एंड साइन एग्रीमेंट बिटवीन टू और more involved parties that set out any arrangements on delegation and distribution of tasks and obligation and if appropriate on financial matters. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ट्रायल करने के लिए. तो इसी को ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है पूरा अच्छे से लिखा होना चाहिए, समझ में आए इस तरीके से लिखा होना चाहिए, साइन होना चाहिए और डेट भी पड़ी होनी चाहिए कि हाँ इस डेट को हमने कॉन्ट्रैक्ट है, किन किन चीज़ों के लेकर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किन किन क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो स्पॉन्सर देता है. उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्टेड बाय स्पॉन्सर टू परफॉर्म वन और मोर ट्रायल रिलेटेड एक्टिविटीज. जब एक से ज़्यादा ट्रायल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि स्पॉन्सर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रायल करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. Direct access. Any party with the direct access should take all the reasonable precaution within the constant applicable regulatory requirements to maintain the confidentiality of subject identities and sponsor proprietary information. कोई भी पार्टी विद अगर उस कोई भी पार्टी जैसे स्पॉन्सर है, ठीक है, उसको सारे अधिकार होंगे कि वो कौन कौन से एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट सेट करेगा, कौन कौन से मेंटेन करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी, सब्जेक्ट आइडेंटिटी, सब्जेक्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, सब्जेक्ट की जो अधिकार हैं वो बने रहे.
तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सेस में आती है। Then documentation, all records in any form that describe or record the method, conduct and result of trial. So कोई भी हम जैसे सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे वो पेपर फॉर्म में, एक रिकॉर्ड बना दिया जाता है जिसमें मेथड, कंडक्ट और ट्रायल का क्या रिजल्ट आया है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं और इन सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह पे सही तरीके से रख दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए।